लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोक प्रशासन पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 20 से 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि आप लोक प्रशासन की तैयारी कैसे करें। लोक प्रशासन, जैसा कि आपको मालूम है, पहले यह राजनीति विज्ञान का ही भाग था, लेकिन 19वीं सदी में यह एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में विकसित हुआ और इसके विकास का श्रेय जाता है प्रोफेसर वुडरो विल्सन को। इसीलिए प्रोफेसर वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता भी कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसे ही एक नए ज्ञान विज्ञान की, जिसको राजनीति विज्ञान से पृथक स्वतंत्र विषय का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन अगर पीजीटी का एग्ज़ाम हो और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो तो उसमें लोक प्रशासन से सवाल आते हैं। और सामान्य रूप में अगर स्नातक की कक्षाओं को देखें या परास्नातक की कक्षाओं को देखें तो उसमें लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। यद्यपि कई विश्वविद्यालयों में अब इसका पृथक अध्ययन अध्यापन भी भारत में होने लगा है। लोक प्रशासन की बात करना शुरू करें तो आपको एक बात समझ लेना है कि आखिर यह लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन, जैसा कि आपको मालूम है कि यह मूलतः नौकरशाही का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? नौकरशाही का। और नौकरशाही के अध्ययन में एक नाम आपको मालूम होगा और वह नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या है? सवाल यहाँ पर यह उठता है, लेकिन इसकी भी बात आप करें। आज चूँकि हम लोगों का एक सामान्य क्लास है और इसमें आपको परिचित होना है कि लोक प्रशासन क्या होता है, इसका अध्ययन हम कैसे करें, इसके अध्ययन का आखिर उपागम क्या होगा, अध्ययन के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। आपको यह बात राजनीति विज्ञान में मालूम है और यह बात अन्य विषयों पर भी लागू होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो राजनीति विज्ञान का ही भाग रहा, इसलिए स्वाभाविक बात है कि इसमें उपागम का होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हम लोग बात उपागम के, लोक प्रशासन के उपागम की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिस उपागम की बात कर रहे हैं, जिस विज़न की बात कर रहे हैं, वह विज़न आपका क्या होगा, आप इसका अध्ययन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके मन में देखिए एक बात का आना आवश्यक है, आखिर इसका अर्थ क्या है, आखिर इसके परिभाषा क्या है, आखिर इसका प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन का दृष्टिकोण या उपागम क्या है, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है और लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ। यह 1887 से लेकर आज तक भी गतिमान है, गतिशील है। यह एक प्रकार से अभिनव सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका विकास एक सब्जेक्ट के रूप में स्वतंत्र रूप में 19वीं सदी में हुआ और यह 19वीं सदी में 1887 ईस्वी में हुआ। और इसका जन्म हुआ कहाँ पर? अमेरिका में। और इसके जन्मदाता हैं कौन? आपको यह सिंपल प्रश्न आता है, इसके जन्मदाता हैं कौन? प्रोफेसर वुडरो विल्सन। देखिए, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं,
आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं टीजीटी का और कोशिश करते हैं कि पीजीटी या नेट जेआरएफ पास हो जाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए जिसके सवाल अन्य टॉपिक की तुलना में आसान आते हैं। और आसान आने का कारण ये है, आपने प्लेटो को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा या प्लेटो से पूर्व के भी यूनानी राजनीति विज्ञान को पढ़ा, तो उसका विकास ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास 19वीं सदी में हुआ। 1887 में इसका जन्म होता है। लंबे अरसे तक यह केवल शैशवावस्था में रहा और कुछ समय के बाद यह प्रौढ़ावस्था में आया। आज भी यह गतिशील है, इसके विषय वस्तु में निरंतर तब्दीली हो रही है। अगर उदाहरण देकर हम आपको बताएं तो आज लोक प्रशासन में कई नए आयाम जुड़ गए, जैसे वैश्वीकरण का आयाम, जैसे बाजारवाद के संदर्भ में नौकरशाही की भूमिका। जिस परंपरागत नौकरशाही की बात मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था, वह नौकरशाही का आधारभूत तत्व वर्तमान में भी बना है, लेकिन उस मैक्स वेबर के नौकरशाही से आज की नौकरशाही में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। आपने अगर पढ़ा है तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जिन विशेषताओं को बतलाया था, उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसको गोपनीयता का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन आज गोपनीयता की जगह पर क्या आ गया? गोपनीयता की जगह पर ब्यूरोक्रेसी का महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन गया है पारदर्शिता। पारदर्शिता के साथ साथ इसका आज का कैरेक्टर बन गया है जन सहभागिता। नौकरशाही के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसमें अब आवश्यक हो गया है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है। इसी संदर्भ में इसको नव लोक प्रबंधन कहते हैं या इसको नव लोक प्रशासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरशाही का आज मानदंड यह है कि वह जनता के साथ कितना मिलकर जन कल्याण के लिए काम कर रही है। तो पारदर्शिता, जन सहभागिता तथा इसके साथ साथ आवश्यक हो गया है कि अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यों को वह क्रियान्वित करे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए इस विषय का अध्ययन करना बेहद आसान है। या तो रिसेंट संदर्भ में अगर आप देखें तो जो परिवर्तन हो रहा है वह दिखलाई पड़ता है, और यदि आप वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो उसके कई नए कैरेक्टर, नई विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। और अगर परंपरागत रूप में नौकरशाही को देखते हैं तो नौकरशाही का वर्तमान में भी आधारभूत लक्षण वही दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसका पाठ्यक्रम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के तुलना में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में थोड़ा सा छोटा है। लेकिन इस बात का अध्ययन करने के लिए आपको अपना विज़न डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। दृष्टिकोण जैसा कि हमने आपसे कहा कि एक तो विषय वस्तु का दृष्टिकोण होता है और दूसरा अध्ययनकर्ता का भी दृष्टिकोण होता है। आप इस बात को कैसे समझेंगे? सिंपल लिखा है इसमें, लोक का आशय आपको पूछ लिया गया। अगले बार में लिखा है प्र और उसके बाद लिखा है शासन। तो इसमें 3 शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ, लोक, प्र और शासन। तो लोक का आशय क्या होता है? सिंपली आप कह देंगे कि इसका आशय जनता है, लेकिन आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में आया कि लोक का आशय क्या होता है, तो लोक का आशय सरकार है। अब आप कहेंगे कि लोक का आशय सरकार क्यों है? क्योंकि प्रशासन जनता के द्वारा संचालित नहीं होता, इसलिए
इसको सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। यह सरकारी प्रशासन है, यह लोक प्रशासन है। क्यों? क्योंकि अगर जनता के द्वारा कार्य को किया जाना हो, सरकार के नीतियों को क्रियान्वित करना हो, तब जनता अपनी इच्छानुसार अगर चाहेगी तो करेगी और अगर न चाहेगी तो नहीं करेगी, या किसी के साथ पक्षपात कर बैठेगी। इसलिए आवश्यक है कि यह संचालन जनता के हितों का कार्य जनता के द्वारा ना हो करके सरकार के द्वारा किया जाता है। सिंपल बात आपको एक माइंड में बिठाना है कि जिस राजनीति विज्ञान का आपने अध्ययन किया, उस राजनीति विज्ञान में हमने अध्ययन किया सरकार के अंग का, विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का। विधायिका ने कानून को बनाया, कार्यपालिका ने उसको क्रियान्वित करना शुरू किया और न्यायपालिका ने उसका परीक्षण किया। कार्यपालिका में भी दो है, एक को स्थायी कार्यपालिका और दूसरे को अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री आता है। क्यों? क्योंकि उसका गठन एक निश्चित समय के लिए होता है। उदाहरण के रूप में वह मंत्रिपरिषद 5 वर्ष के लिए आती है और 5 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका कौन है? नौकरशाही। क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है, लेकिन नौकरशाही चुनाव में भाग नहीं लेती। एक बार अगर उनका चयन हो गया तब यह नौकरशाही एक निश्चित आयु तक अपने पद पर बनी रह कर के उन सभी कार्यों को अंजाम देती है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अनुभव राजनीतिक नेताओं के पास नहीं होता, लेकिन नौकरशाही के पास प्रशासन का गहन अध्ययन और उसको क्रियान्वित करने का ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर नौकरशाही का ज़्यादा महत्व है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल नीति के निर्माण के बात हम लोगों ने किया था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है उसका क्रियान्वयन, और यह क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है, उसको व्यावहारिक अंजाम कौन देता है। तो यह व्यावहारिक अंजाम देने का कार्य ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का है। इसलिए प्रोफेसर वुड्रो विल्सन के द्वारा जब राजनीति विज्ञान से पृथक विषय लोक प्रशासन का अध्ययन अध्यापन पर बल दिया गया, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कहा था, और यह बात उन्होंने किया था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक एक त्रैमासिक परीक्षा पत्रिका थी। उसी में इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया और उस निबंध का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उस स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इन्होंने कहा का राजनीति का काम नीति का निर्माण करना है और प्रशासन का काम उसको लागू करना है। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट है नीति का निर्माण, उतना ही महत्वपूर्ण है उसको लागू करना, और यह काम प्रशासन करता है। अतः आवश्यक है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अमेरिका सहित संसार के सभी विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान से पृथक स्वतंत्र एक नए विषय को अध्ययन अध्यापन के रूप में अपनाया जाए। इसी बात के कारण प्रोफेसर वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा गया। खैर, ये बात आपने समझ लिया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले राजनीति विज्ञान का भाग था। 19वीं सदी में यह स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ अमेरिका में, और इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक मैगजीन में, जबकि ये स्वयं ही प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने उससे अलग हट करके एक नए विषय को जन्म दिया। इसीलिए इनको प्रोफेसर वाल्डो के द्वारा कहा गया कि ये लोक प्रशासन के पिता हैं।
देखिए, हम लोग यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके प्रकृति क्या होगी, इसका दृष्टिकोण क्या होगा, इसका विषय क्षेत्र क्या होगा और इसका विकास कैसे होगा, और इसमें नव लोक प्रशासन क्या होगा, नव लोक प्रशासन क्या होगा, और इसमें विकास प्रशासन क्या होगा, इसमें विकास प्रशासन क्या होगा। हमारे इस क्लास का उद्देश्य आपको लोक प्रशासन से परिचित कराना है, जिससे आप लोक प्रशासन के एक रीडिंग करना स्टार्ट करें, ताकि जब हम अपने क्लास में रेगुलर रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यापन करना स्टार्ट करें तो ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, बल्कि आपके पास लोक प्रशासन के ज्ञान की एक निश्चित पूंजी बनी रहे। और इस पर एक पुस्तक को आप ले सकते हैं, लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, अवस्थे एवं माहेश्वरी, या अगर इस किताब को भी नहीं लेते हैं आप BL फाड़िया की किताब ले लें, कोई भी किताब ले लें। लेकिन इस किताब को लेने के साथ, दो में कोई किताब लेने के साथ आवश्यक है कि PGT में और नेट JRF के अंतर्गत PGT और नेट JRF में आपको कौन से सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और किस अध्याय से आए हुए हैं, इसको आपको अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा। अगर आपने नोट नहीं किया, आज की तारीख से स्टार्ट करके आपने PGT नेट और JRF के एग्ज़ाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किस टॉपिक की बात अभी करने चल रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा। ये टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, ऐसे कई टॉपिक हैं जिन पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अब तक जितना PGT का एग्ज़ाम हुआ या जितना नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुतेरे सवाल पूछे गए हैं। तथ्यों के ऊपर भी हैं, अवधारणा के ऊपर भी है, अप्रोच के डेवलपमेंट पर भी है। अगर उन सवालों को आप डायरी में अपने हाथ से हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज़ ये सिलेबस पाठ्यक्रम आपका बड़ा है और इस बड़े पाठ्यक्रम को आप कंसाइज वे में छोटा बना करके कैसे आप तैयार करें कि जो आप पढ़ें वही आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाए। इसीलिए कहा गया है, हमने जो कहा वही एग्ज़ाम में आया। इसी बात को ध्यान में रख करके आज पहले इस क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैं आपको पहला पाठ्यक्रम बतला रहा हूँ। अर्थ आया, परिभाषा आया, प्रकृति आया, दृष्टिकोण आया, विषय क्षेत्र आया और उसका एक विषय के रूप में विकास आया। 1887 से 1926 तक का यह एक चरण रहा। अब इस चरण के बाद दूसरा चरण क्या आएगा, सिद्धांत के निर्माण का दूसरा चरण आ गया। तीसरा चरण क्या आ गया, तीसरे चरण में इसको चुनौती दे जाने लगी। चौथे चरण में संकट काल आ गया और पाँचवें चरण में नवलोक प्रशासन और विकास प्रशासन का उदय और विकास हो गया। तो आपको यहाँ पर इस बात को समझना है कि आखिर ये विभिन्न चरण एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो ये किन कारणों की वजह से तब्दील हो रहे हैं। खाली अगर इसी बात को भी आप जान जाएं और हर चरण में कौन कौन से प्रशासनिक चिंतकों ने क्या क्या काम किया, कौन कौन सा वर्क किया, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय आपने निश्चित आकार और विषय वस्तु को प्राप्त करने में सफल रहा, अगर इस बात को आप समझ जाएं तो भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा। एक यूनिट नहीं, केवल एक पाठ की बात मैं कर रहा हूँ। खाली अगर आपको यही बात आ जाए तो भी आप समझ जाएंगे कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि संपूर्ण लोक प्रशासन के विकास का चरण
1887 ईस्वी से लेकर के निरंतर क्रमशः आगे बढ़ा। जब निरंतर क्रमशः आगे बढ़ा तो उसी बात को आपने समझ लिया और एक चरण के बाद दूसरे चरण में कुछ करेक्टर आए और उस कुछ करेक्टर को बतलाने का श्रेय निश्चित चिंतक को है। तो आपको ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, इसलिए इसको यहाँ पर समझना है ना। परिभाषा और प्रकृति दृष्टिकोण और विषय क्षेत्र के अध्ययन में दृष्टिकोण पाया जाता है। एक संकुचित है जो ये मानता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिकीय अध्ययन है, अर्थात नौकरशाही केवल बनी हुई नीति और कानून को क्रियान्वित करने का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता। बल्कि आज अगर आप देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि लोक प्रशासन इतना ही काम नहीं करता, बल्कि लोक प्रशासन के द्वारा विधायी और न्यायिक कार्य भी संपादित किया जाता है। कानून का निर्माण कैसे होगा, विधेयकों को तैयार कैसे किया जाएगा, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, वह सदन में प्रस्तुत किस प्रकार से होगा, इन सब बातों का लेखा जोखा तैयार करने का काम आज नौकरशाही का है, इसलिए इसको व्यापक कह देते हैं। अब दूसरा भी एक विषय क्षेत्र को निर्धारित और उसी के आधार पर इसको डिफाइन करने का आया, जिसको पोस्टकार्व का सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा बताया गया। इसमें शब्दों का प्रयोग करके कहा गया कि पोस्टकार्व होता है और यह पोस्टकार्व का आशय है, पे का आशय प्लानिंग है, ओ का आशय ऑर्गेनाइजेशन है, एस का आशय स्टॉपिंग है, डी का आशय डायरेक्शन है और सीओ का आशय कोऑर्डिनेशन है, आर का आशय रिपोर्टिंग है और बी का आशय बस्टिंग है। कहने का आशय इतनी बातों का आपको अध्ययन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा। यह बात किसने कहा? यह बात लूथर गुलिक ने कहा। इसी का समर्थन उर्विक ने किया। इसी की बात मूने और रेले ने भी किया। तो इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार से विकास है। और ये परंपरागत के बाद एक नवीन लोक प्रशासन आता है जिसके महत्वपूर्ण विशेषता है प्रासंगिकता और जन की सहभागिता। विकास प्रशासन की बात किसने किया है? विकास प्रशासन की बात किया है महत्वपूर्ण विचारक हैं फ्रेडरिक रिंग्स, और इनके अध्ययन के आधार पर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ्रेडरिक रिंग्स का विकास प्रशासन के संदर्भ में क्या योगदान है, इसका प्रयोग किसने किया, बिल्डनर ने इसके संदर्भ में क्या कहा है, और युगल गोस्वामी के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। यूएल गोस्वामी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इसमें बिल्डनर का भी नाम आता है। इन बातों का आपको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। विकास प्रशासन का तात्पर्य यह होता है कि विकासशील देशों में नौकरशाही का कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि एक बात प्रारंभ में आपने समझा होगा कि जब लोक प्रशासन का विकास अमेरिका में हुआ तो अमेरिकी नौकरशाही के अध्ययन के आधार पर ही संपूर्ण संसार के नौकरशाही की व्याख्या की जाने लगी थी। या यूं कहें कि विकसित देशों की नौकरशाही का कैरेक्टर ही विकासशील देशों के ऊपर भी थोपा गया था। लेकिन जब दुनिया बदली, उपनिवेशवाद समाप्त हुए, नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, विकासशील देश संसार के मानचित्र पर अवतरित हुए, तब एक बात लोगों को समझ में आई कि विकसित देशों के नौकरशाही का कैरेक्टर और उसकी विशेषताएं विकासशील देशों के ऊपर सटीक नहीं बैठती। अतः यह अध्ययन अधूरा है, क्योंकि यह केवल आधे संसार की बात कर रहा है, केवल विकसित देशों के नौकरशाही के कैरेक्टर को बतला रहा है, लेकिन यह विकासशील देश की नौकरशाही के कैरेक्टर को
कुछ भी नहीं बतलाता। इसलिए यहाँ पर विकास प्रशासन का उदय हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आता है फ्रेडरिक रिंग्स का, वेदनर का और रेवल गोस्वामी का। अन्य विचारक भी हैं जिनके द्वारा इस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर एक दूसरा भी बात आता है लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए आपको इस बात को समझना है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, तो अब आप अध्ययन किसका करेंगे? कहा कि अब इसमें आपको अध्ययन करना है संगठन का। संगठन क्या होता है, संगठन का अर्थ क्या है, संगठन की परिभाषा क्या है। सरकारी संगठन है माने सरकारी कार्यालय है, या यह प्राइवेट कार्यालय है, यह किसी कल कारखाने का काम है, या यह सरकारी प्रशासन या ज़िले का ज़िलाधिकारी है। दोनों बातें एक साथ आती हैं। इसलिए संगठन के दो प्रकार होते हैं, एक को औपचारिक संगठन कहते हैं और दूसरे को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन का आशय है जैसे परिवार है, या जैसे विद्यालय है, जैसे नातेदारी है, ये सब अनौपचारिक संगठन में आते हैं, क्योंकि इन संगठनों का निर्माण किसी निश्चित संविधान, कानून और निश्चित प्रक्रिया का पालन करके नहीं किया जाता। जैसे परिवार बना है तो परिवार में भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं, और ज़िले में भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं, ऑफिस में भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं, बैंक में भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक समान रूप में पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है हायरार्की या पद सोपान। परिवार में भी आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर दादा दादी, उसके बाद माता पिता, उसके बाद चाचा चाची, उसके बाद ना बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला नन्हा बच्चा आता है। इसको कहते हैं पद सोपान। उसी प्रकार से अगर ज़िले में देखें तो ज़िले में ज़िलाधिकारी है, उसके बाद एडीएम है, फिर एसडीएम है, फिर तहसीलदार है, फिर नायब है, और नायब के बाद कानून गो, और कानून गो के बाद आमीन और लेखपाल तथा अन्य कर्मचारी आते हैं। तो ये पद सोपान है, और पद सोपान का होना आवश्यक है। क्यों? आपने देखा होगा पद सोपान का होना आवश्यक क्यों है। पद सोपान का यह कैरेक्टर हमारे अनौपचारिक संगठन में भली भांति पाया जाता है। आपने देखा होगा, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। हर एक व्यक्ति को यह मालूम रहता है कि हमको किससे आदेश लेना है और किसको आदेश देना है। तो ये अपने आप आता रहता है। पिता ने चाचा को मारा था, इसलिए अब चाचा भी भतीजे को मार रहे हैं। यह बात हमें यूनिटी ऑफ कमांड के द्वारा मिलता है। और जो डांट डीएम अपने एसडीएम को देता है, वही डांट एसडीएम अपने नायब कानून गो और अमीन को भी पिलाता है। तो कहने का आशय संगठन दो है, लेकिन संगठन के कई ऐसे कैरेक्टर हैं, निर्माणक तत्व हैं, जो कि एक समान रूप में पाए जाते हैं। आपने लूथर गुलिक के पोस्टकार्ड के अंतर्गत इस बात को समझा है। ये बातें सारे संगठनों में पाई जाती हैं। अब इन संगठनों के क्या होते हैं, इन संगठनों के क्या हैं सिद्धांत है, जिसका आपको अध्ययन करना पड़ता है। सिद्धांत की भी बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह सिद्धांत किसका, प्रबंधन का। प्रबंधन का आशय क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, मैनेजमेंट का आपको समझना है कि उद्देश्य क्या है। जिसका जो उद्देश्य होगा वही काम करेगा। विद्यार्थी का उद्देश्य है किसी नौकरी को पाना, और नौकरी पाने के लिए पढ़ाई पढ़ना, और पढ़ाई पढ़ने के लिए किताब कॉपी और क्लास को अटेंड करना, सब एक दूसरे के सीक्वेंस में मिले हुए हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट का आखिर उद्देश्य क्या होता है, किसी भी प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है। किसी मैनेजमेंट के अगर विद्यार्थी को आपने देखा होगा, कॉमर्स के विद्यार्थी को देखा होगा, तो वो आम विद्यार्थी से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो हर जगह पर
अपने लाभ को देखता है। लाभ के लिए क्या आवश्यक है, आपको सोचते जाना है, आपको इसका हर जवाब अपने आप मिलता जाएगा। यही अप्रोच होता है जिसके लिए आपको रटने और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की ही केवल आवश्यकता है। और समझ पर अगर आधारित हो गया, एक बार आपने समझ लिया तो आपको बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसको रटा ही नहीं, समझ लिया है। हमने आपको बताया सारा थिंकर्स इसी पर बात ही करेगा। लाभ के लिए क्या आवश्यक है, लाभ के लिए आवश्यक है कि उत्पादन की लागत कम हो, ना ये क्या हो, उत्पादन में वृद्धि हो और उसकी लागत कम आए, ना ये देखे इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस ऑफ कास्ट, ये आवश्यक है। अगर दोनों होगा तो लाभ मिलेगा। खाली लागत कम होने से अगर प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तभी लाभ नहीं मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हो जाए लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ कब मिलता है, ना प्रोडक्शन होने के बाद वह सामान बाज़ार में जाता है और बाज़ार में बिक्री होती है, और बिक्री के बाद उस तब निर्माण करने वाली एजेंसी को लाभ मिलता है। लागत कम कब होगी, अब सवाल है कि किसी भी प्रोडक्शन की लागत कम कैसे करेंगे। लागत को कम करने के लिए आवश्यक है कि सस्ता कच्चा माल मिले और सस्ता श्रमिक हो। देखिए, इसीलिए यूरोपियन व्यापारी कहाँ आए थे, भारत में, क्योंकि भारत में कल कारखानों की स्थापना उस समय नहीं हुई थी। ब्रिटिश वाले भी आए तो व्यापारी के रूप में वहाँ पर आकर के उन्होंने इंडस्ट्री लगाया और उस इंडस्ट्री को लगा करके प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके बाज़ार में बिक्री किया और बिक्री से मुनाफा कमाया, जिससे भारत के छोटे छोटे कुटीर उद्योग खराब होने लगे। इसी को धन निकासी के सिद्धांत के रूप में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसको धन निकासी का सिद्धांत कहा गया। तो सस्ता कच्चा माल और सस्ता श्रमिक जैसे ही हम कहते हैं वैसे ही एक संबंध बनता है जिसको कहा गया है प्रबंधन और श्रमिक का संबंध। अब प्रबंधन और श्रमिक का संबंध बन गया। अब प्रबंधन के विषय पर ही, कल कारखानों के प्रोडक्शन के विषय में ही अनेक प्रशासनिक चिंतकों के द्वारा अपने विचार का प्रतिपादन किया गया, जिसका अध्ययन आपको अपने लोक प्रशासन के अंतर्गत करना है। इसलिए इसमें सबसे पहले आया, देखिए, किसी भी प्रोडक्शन के बिक्री और उससे प्राप्त लाभ के लिए आवश्यक है कि हम मुनाफा कैसे कमाएं, ये हमारे प्रबंधन पर निर्भर करता है। अब प्रबंधन भी कैसा होता है, प्रबंधन कैसा होता है, प्रबंधन भी दो होता है, एक परंपरागत होता है और दूसरा वैज्ञानिक होता है। तो लाभ की संभावनाएं किस में है, लाभ की संभावनाएं वैज्ञानिक प्रबंधन में है या परंपरागत प्रबंधन में। ना, परंपरागत प्रबंधन के अंतर्गत, जैसे कृषक को आप अगर उदाहरण के रूप में समझें तो आपने देखा होगा कि पहले हल बैल चलता था, किसान गेहूं को बोता था, उत्पादन होता था, केवल पेट भरने के लिए ही पर्याप्त हो जाए, इसकी भी संभावनाएं कम रहती थी। लेकिन आज क्या हो गया है, नफ़ा और नुकसान के आधार पर उसका वैज्ञानिकीकरण कर दिया गया, इसलिए आज प्रॉफिट होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसके विचार संदर्भ में पहली विचारधारा आई जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का प्रयोग करने का श्रेय जाता है सर्वप्रथम लुई ब्रैंडिस के द्वारा।
आपको आएगा कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुई ब्रेंडिस ने। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग लुई ब्रेंडिस के द्वारा किया गया। नेट और जेआरएफ में भी आया, प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी आया, और यह असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आपको बताना है कि इसका प्रयोग लुई ब्रेंडिस के द्वारा किया गया, लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या किया गया टेलर के द्वारा। यह वैज्ञानिक है। जब कल कारखाने हानि में चलने लगे, नुकसान होने लगा, तो लोगों ने कल कारखाने का मालिक और अन्य लोग आकर के टेलर से इस बात पर राय जानना चाहा। उनके विचार को समझने की कोशिश किया कि आप कुछ सुझाव दीजिए जिससे हानि को हटा करके लाभ में इस मैनेजमेंट को कन्वर्ट किया जा सके। टेलर के द्वारा इसी संदर्भ में अपने वैज्ञानिक प्रबंधवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वैज्ञानिक प्रबंधवाद के सिद्धांत में महत्वपूर्ण गुण और उसका तत्व होता है कार्य का विशेषीकरण, कार्य का मानकीकरण, कार्य करने के निश्चित समय को और निर्धारित करना। और दूसरा इसके अंतर्गत इस बात को कहा गया कि इसके अंतर्गत यह भी आवश्यक है कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि किन कारणों से यह प्रबंधन नुकसान में है और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो टेलर आया। टेलर के बाद इसके संदर्भ में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मूने रैले, मेरी पार्कर फोलेट तथा इसके अंतर्गत मैक्स वेबर का नाम महत्वपूर्ण है। आपको इसमें पढ़ना है ये टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। इनका संबंध किससे है? वैज्ञानिक प्रबंधवादी विचारधारा से। और इन लोगों का संबंध किससे है? आलोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत से। आपको यह प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत से कौन लोग संबंधित हैं? प्रबंधन का क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मूने रैले, मेरी पार्कर फोलेट और मैक्स वेबर। तथा इसके बाद आता है कि मानव संबंधवादी विचारधारा के बाद किसने किया है? वैज्ञानिक प्रबंधन के बाद शास्त्रीय विचारधारा, और शास्त्रीय विचारधारा के प्रतिक्रिया से मानव संबंधवादी विचारधारा, और यह विचारधारा देने का कार्य किया किसने? एल्टन मेयो ने। तो देखिए आलोक प्रशासन विषय का विकास कैसे हुआ, आलोक प्रशासन के अर्थ विषय क्षेत्र और उसके नवलोक प्रशासन, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा शास्त्रीय सिद्धांत पर विभिन्न प्रशासनिक चिंतकों का विचार क्या है, ये बातें इस सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हम लोगों ने किया है। इसी सामान्य परिचय का भाग 2 कल वाली क्लास में आपको बतलाएंगे, जिसमें यूनिट 3 की बात हम लोग करेंगे। आज केवल हम लोगों ने बात किया है लोक प्रशासन का अध्ययन पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए पहला यूनिट और सेकंड यूनिट के बीच में क्या संबंध है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ तक बात हम लोगों ने किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा और आप इसकी तैयारी बखूबी करेंगे। अवस्थी माहेश्वरी या बेल फाड़िया की किताब को पढ़ना स्टार्ट करें। विस्तृत बातें हम लोग अपने रेगुलर क्लास में करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हमने इस बात पर विचार विमर्श किया कि इसका एक सामान्य परिचय क्या है, क्योंकि अध्ययन करने से पूर्व आपका पढ़ना और आपका उसके साथ संबंध स्थापित करना
आवश्यक होता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक था, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।